कार्यक्रम में हमारा पहला प्रोजेक्ट नीमच जिले में प्रारंभ होगा। हमारा एक प्रोजेक्ट है सौर ऊर्जा और सौर ऊर्जा 21 मेगावाट प्लांट का स्थापना इसी भूमि पर नगर निगम करने जा रहा है और इसकी जो परियोजना है वो 16 माह लगभग के अंदर तैयार होने की संभावना है। 21 मेगावाट की परियोजना जो हमारी बनेगी उसमें मात्र 76 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी, जिसमें नगर निगम को 28 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा। बाकी की 48 करोड़ की राशि निजी भागीदारी द्वारा निवेश की जाएगी, जिससे प्रति वर्ष हमें 367 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन होगा और वही इस परियोजना में अनुबंध के अनुसार 25 वर्षों तक 3 रुपए 47 पैसे की दर से विद्युत आपूर्ति मिलेगी। नगर निगम को 3 रुपए 47 पैसे की लागत हमें देना पड़ेगी और जिससे हमें नगर निगम को फायदा मिलेगा और जिसमें हम नगर निगम को 2 रुपए 20 पैसे का लाभ मिलेगा। इसी तरह से कुल राशि हमारी 8 करोड़ संभावित नगर निगम को वार्षिक बचत होती है। दूसरा हमारा प्रोजेक्ट है जो कि पवन ऊर्जा का है। पवन ऊर्जा में 15 मेगावाट हमें यूनिट 15 मेगावाट का हमारा पवन ऊर्जा का संयंत्र लगेगा। इसकी कुल लागत 100 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें नगर निगम भोपाल द्वारा 30 करोड़ का भुगतान किया जाएगा और बाकी की 70 करोड़ की राशि निजी जन भागीदारी से निवेश रहेगी। इसमें भी प्रति वर्ष 3.30 करोड़ यूनिट कुल विद्युत उत्पादन होगा। इसमें भी 25 वर्षों के लिए अनुसार अनुबंध है। 4 रुपए 24 पैसे प्रति यूनिट बिजली की आपूर्ति रहेगी। 1 रुपए 80 पैसे संभावित नगर निगम को इसमें बचत होगी। इसमें सबसे खास बात यह है कि यह परियोजना देश में किसी भी नगरीय विकास निगम द्वारा लगाई जाने वाली पहली ग्रेड संयोजित ओपन एक्सेस परियोजना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में स्थापित होने वाली पहली हाइब्रिड जो परियोजना है, जिनमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग एक साथ होगा। वही इस परियोजना से सालाना हमारे जब नगर निगम के दोनों प्रोजेक्ट चालू हो जाएंगे तो हमें लगभग 1400 करोड़ रुपए प्रति वर्ष नगर निगम को बचत होगी, जिससे नगर निगम भोपाल में अन्य विकासों में खर्च कर सकती है। और इसी प्रकार से मैं मंच को बताना चाहती हूँ कि नगर निगम के जितने भी जोन ऑफिस हैं, जितने फिल्टर प्लांट हैं, वहां पर भी नगर निगम ने अपने सोलर प्लांट लगाना प्रारंभ कर दिए हैं। अभी वर्तमान में हमारा ISBT का जो ऑफिस है, चांदगढ़ का जो जोन कार्यालय है और 2 फिल्टर प्लांट है, उसमें भी सोलर प्लांट का काम चालू है। निश्चित ही नगर निगम विद्युत में अपना पैसा बचाने की प्रयास कर रही है और मैं मंच को एक और यहाँ बैठे हुए बंधुओं से एक और आग्रह करना चाहती हूँ कि चूंकि ये प्रोजेक्ट हमारे छोटे थे, इसलिए नगर निगम ने बिना किसी परवाह के और इनको हमने योजनाबद्ध तरीके से और संचालित करने का प्रयास किया है। मैं मंच से आग्रह करूंगी कि आने वाला जो अमृत 2 का प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में एक बड़ी राशि नगर निगम को देना पड़ेगी। तो यहाँ गणमान्य नागरिकों से भी मेरा आग्रह है कि जब अमृत 2 का प्रोजेक्ट आएगा और आवश्यकता लगेगी तो हम भी ग्रीन बॉन्ड बनाने के लिए आप सबका सहयोग के लिए नगर निगम आपसे आमंत्रित करेगी कि नगर निगम आप सबके सहयोग से भोपाल में विकास की गंगा बहा सके। इस तरह का सपना लेकर नगर निगम आपके बीच में आई है और यहाँ बैठे हुए समस्त गणमान्य नागरिकों से भी मेरा आग्रह है कि स्वच्छता में भी आपका अपना भोपाल है। आपके अपने भोपाल को आप सभी स्वच्छता में आगे बढ़ाने में प्रयास करें। यदि मैं पिछली बार का परिणाम बताना चाहूंगी तो एक ही अपेक्षा रहेगी कि पिछले बार के परिणाम में भोपाल
भोपाल नगर निगम पैरामीटर में खरा उतरा था, लेकिन जो फीडबैक जाता है, ऑनलाइन फीडबैक जाता है, उसमें हमारी संख्या भोपाल नगर निगम की काफी कम रह गई थी, क्योंकि भोपाल की जनता ने फीडबैक कम दिया था। उसके कारण नगर निगम भोपाल 6वें नंबर पर आया था। मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस बार जब नगर निगम का स्वच्छता की जो ऑनलाइन आपको लिंक शेयर करने के लिए मैं भेजूंगी और आप लोग उसमें ज्यादा से ज्यादा फीडबैक देंगे, तो आप सबके सहयोग से निश्चित ही भोपाल भी स्वच्छता में अपनी श्रेणी आगे बढ़ाएगा। इतनी ही अपेक्षा रखकर मैं अपनी बाड़ी को विराम देती हूँ और यहाँ हमारे बीच में साध्वी हमारी बहन प्रज्ञा ठाकुर जी भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय महापौर भोपाल श्रीमती मालती राय जी। आदर के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित हैं माननीय मंत्री चिकित्सा शिक्षा मध्य प्रदेश श्री विश्वास कैलाश सराफ जी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने देश की राजनीति में विकास और कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं, हम सबके नेता परम आदरणीय हमारी महापौर जी से निवेदन करूंगा कि हमारी सांसद प्रज्ञा ठाकुर जी का स्वागत करें। हम सबके मुख्यमंत्री परम आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें। और भोपाल में माननीय मुख्यमंत्री जी केवल मुख्यमंत्री के नाते ही नहीं है, असली भोपाली है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये चुनौती के साथ कह सकता हूं कि भोपाल में रहने वाला कोई भी आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि मुख्यमंत्री से ज्यादा वो भोपाल घूमा हो। अब भोपाल में आमतौर पर यह कहा जाता है कि बर्रू कट भोपाली, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने बर्रू बोया है। तो ऐसे है माननीय मुख्यमंत्री जी की भोपाल में जब छात्र राजनीति के समय से भोपाल से जुड़े रहे, और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद भोपाल के प्रति जो उनका लगाव है, उसका कारण भी यह है कि वो भोपाल में ही पढ़े, भोपाल में ही बढ़े। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें हमारे नगरीय विकास मंत्री, जिनका आशीर्वाद लगातार भोपाल को मिल रहा है। भूपेंद्र भैया को भी 4-5 बार हो गए विधायक, तो भोपाल से उनका भी लगातार लगाव है। ऐसे हमारे नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, ताली में कमी नहीं, जोरदार ताली बजाइए। हमारी महापौर आदरणीय मालती राय जी, जिनके नेतृत्व में आज एक बड़ा काम हो रहा है, हम सबकी सांसद, और जिनका आशीर्वाद भी मिलता है और जिनका नेतृत्व भी मिलता है, ऐसे परम आदरणीय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी। गोविंदपुरा की हमारी विधायक, और विधायक रहने के बाद पहले महापौर रहते हुए भोपाल को नया आयाम दिया, ऐसी हमारी बहन आदरणीय कृष्णा गौर जी, भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष और जिन्होंने महापौर के रूप में भी भोपाल में सेवाएं दी हैं, ऐसे परम आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे नगर निगम के अध्यक्ष आदरणीय किशन सूर्यवंशी जी, बीडीए के अध्यक्ष आदरणीय मोहन सोनी जी, एमआईसी के सभी सदस्यगण, राजेश इंगोरानी जी, मनोज जी, आनंद जी, जगदीश जी, अशोक जी, जितेंद्र जी, बहन हमारी सुषमा बबीसा जी, छाया बहन, बघेल साहब, भरत यादव जी, केवीएस जी, और यहाँ पर उपस्थित सभी भोपाल के विशिष्ट जन। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद दूंगा,
जैसा मैंने कहा कि उनके नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में प्रदेश का जो विकास हो रहा है वो सही मायने में लोकतंत्र में अपने आप में एक मिसाल है। माननीय मुख्यमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, उससे पहले की 10 वर्षों की जो पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस समय विकास को लेकर बहुत प्रश्न चिन्ह लगते थे। आमतौर पर यह कहा जाता था कि विकास ये सरकार का काम नहीं है। चुनाव में यदि हमें जीत हासिल करनी है, चुनाव के माध्यम से हमें सरकार में आना है, तो केवल मैनेजमेंट चाहिए। पर माननीय मुख्यमंत्री जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ये कहते हुए कहीं संकोच नहीं है कि उस समय ये मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में था। न सड़क, न पानी, न बिजली, न नाली, हर तरह हाहाकार था। पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की कमान संभाली, उन्होंने समग्र विकास की अवधारणा को स्थापित किया। और भोपाल के लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे याद है क्योंकि उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम आलोक भाई नगर निगम में पार्षद थे। और भाई साहब उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के सामने प्रस्ताव गया था कि भोपाल की यदि पानी की, पेयजल की समस्या का परमानेंट निराकरण करना है तो कहीं ना कहीं नर्मदा को भोपाल लाना होगा। और उस समय हंसी ठिठोली में माननीय उस समय के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि ये पॉसिबल नहीं है। यदि आप नर्मदा को 80 किलोमीटर दूर से भोपाल में लाओगे तो नर्मदा जल घी से ज्यादा महंगा हो जाएगा। ये उस समय दिग्विजय सिंह जी ने कहा था। और मुझे याद है, कहा जाता है जब इच्छा शक्ति बलवान होती है तो कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुझे याद है कि भोपाल के बासिंदों ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि भोपाल की यदि पेयजल की समस्या को पूरी तरह से निदान करना है तो हमें नर्मदा को भोपाल लाना होगा। और शास्त्रों में लिखा है कि एक भागीरथ हुए थे जिन्होंने स्वर्ग से गंगा को पृथ्वी पर उतारा था। एक दूसरे भागीरथ हुए जो 70 किलोमीटर दूर से लौटा। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। मैं उस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं जहां पर पीने का पानी नहीं था, जहां वाटर पीने के पानी की डिपेंडेबिलिटी पूरी अंडर वाटर पर थी, नीचे के जमीन के पानी पर थी। और आज हम ताकत के साथ कहते हैं कि भोपाल में हर स्तर पर पेयजल की समस्या का निदान माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। आज जिस कार्यक्रम के लिए हम यहां इकट्ठे हुए, कहा जाता है कि सरकार केवल वर्तमान की चिंता करे, इससे काम नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं यदि हमें अगली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है तो हमें भविष्य की भी चिंता करनी होगी। पर्यावरण का संरक्षण आज पूरी दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण ढंग से उस पर विचार हो रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस देश ने दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर बहुत बड़ा काम किया है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने समूचे विश्व में इस बात को स्थापित किया है कि भारत यदि अपनी संस्कृति को लेकर दुनिया का नेतृत्व करता है, यदि अपने विचार को लेकर दुनिया का नेतृत्व करता है, यदि लोकतंत्र के मामले में दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र हिंदुस्तान में है, तो आगे आने वाले भविष्य में ऊर्जा के संरक्षण में भी हिंदुस्तान दुनिया का नेतृत्व करेगा। ये बात स्थापित की है नरेंद्र मोदी जी ने। और जिस संकल्प को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया, उसको पूरी तरह से निष्पादित करने का काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं। आज जिन 2 प्रोजेक्ट का माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास होगा, वो निश्चित रूप से नगर निगम की माली हालत को तो ठीक करेंगे ही, परंतु सबसे महत्वपूर्ण है कि पर्यावरण के संरक्षण और आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ी को भी ये बड़ा उपहार होगा। मैं नगर निगम प्रशासन को, माननीय महापौर जी को बहुत धन्यवाद देता हूं। और सबसे ज्यादा धन्यवाद तो हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को देना चाहता हूं। ये बात मैं केवल शासन के मंत्री होने के नाते नहीं कह रहा, ये केवल विधायक होने के नाते नहीं कह रहा। मैंने बहुत बचपन से यहाँ पे राजनीतिक क्षेत्र में काम करना शुरू किया। पहले की सरकारों में शहर के विकास को लेकर कोई अवधारणा नहीं थी, कोई नेता इस बात को लेकर चर्चा नहीं करता था कि शहर का भी विकास होना चाहिए। पर पहली बार देश के इतिहास में यदि मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास मद के माध्यम से शहरों के कायाकल्प की शुरुआत हुई तो वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हुई। और आज उसी का परिणाम है। कृष्णा जी मेरी बात से सहमत होंगी, हमारे पार्षद और हमारे
एमआईसी के सदस्य इस बात से सहमत होंगे, आज भोपाल का जो चहुमुखी विकास हुआ है, इंदौर का चहुमुखी विकास हुआ है, वो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के उस मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास का जो उन्होंने अलग बजट प्रावधान किया है उसी से हुआ है। आज हम सब बहुत प्रसन्न हैं उनके में। अर्बन डेवलपमेंट के मामले में हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का नाम बहुत अव्वल स्तर पर आता है। लगातार 6 बार से इंदौर स्वच्छता के मामले में नंबर 1 है। भोपाल स्वच्छतम राजधानी दुनिया की, हिंदुस्तान की बना है। ये सब हुआ है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं भोपाल नगर निगम को कि उन्होंने आगे के अपने भविष्य के और अच्छे दृढ़ता के साथ विकास के संकल्प को दोहराते हुए सौर ऊर्जा और हमारे विंड पावर को और दोनों को यहाँ पर शुरुआत की है। भगवान से यही प्रार्थना है कि ये फलीभूत हो और निश्चित रूप से जिस उद्देश्य से ये काम हो रहा है वो काम फलीभूत होगा। आगे की भविष्य के लिए भी जहां एक और इससे हमारा बजट पैसा भी बचेगा तो उसके साथ साथ हम पर्यावरण का संरक्षण भी करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस कार्य के लिए हमारी नगर निगम को आज्ञा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हिंदुस्तान से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास कैलाश सारंग जी। 2015 में 193 संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने 2030 यानी 2030 के लिए 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट स्वीकार किया। इस एजेंडा के तहत सतत विकास के 17 लक्ष्यों को शामिल करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीपल, प्लैनेट एंड प्रॉस्पेरिटी बेहतर बनाने का संकल्प लिया गया। इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी पहल करते हुए अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रतिपादन किया। इस राष्ट्रीय संकल्प को साकार करने के लिए विभिन्न राज्य यूएन हैबिटेट के साथ मिलकर बेहतर जीवन, बेहतर दुनिया और समृद्ध भविष्य के लिए आवश्यक प्रयासों और शहरी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण करते हुए इसे कार्य संकल्प के रूप में स्वीकार करने के लिए आगे आ रहे हैं। भारत में भोपाल पहला शहर है जिसने ये कोशिश संकल्प के रूप में ली है। नगर निगम भोपाल इन्हीं लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भोपाल स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा को प्रस्तुत कर रहा है। कंट्री प्रोग्राम मैनेजर यूएन हैबिटेट इंडिया सुश्री पारुल अग्रवाला, अर्बन प्लानर यूएन हैबिटेट इंडिया श्री पुष्कल शिवम, सीनियर लीड पॉलिसी एक्सपर्ट यूएन हैबिटेट इंडिया श्री वीपी कुलश्रेष्ठ जो कि हमारे मुख्य नियोजक हैं स्मार्ट सिटी भोपाल के, उनसे आग्रह है कि आप आए और ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय मंत्रीगण द्वय जो हमारे बीच में मौजूद हैं आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी और श्री विश्वास कैलाश सारंग जी को भेंट करें। और इसके साथ ही हमारे बाकी जो वॉलंटियर्स हैं वो मंच पे इस रिपोर्ट को यहाँ भेंट करेंगे। हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय सुश्री पारुल अग्रवाला के कंट्री प्रोग्राम मैनेजर यूएन हैबिटेट इंडिया, श्री पुष्कल शिवम अर्बन प्लानर यूएन हैबिटेट इंडिया तथा श्री वीपी कुलश्रेष्ठ सीनियर लीड पॉलिसी एक्सपर्ट यूएन हैबिटेट इंडिया को कि ये रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करें। अब हम सभी लोग मंच पर व्यवस्थित हो जाएं। उसके बाद विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से कि आप भोपाल स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा विवरण VLR पुस्तक का विमोचन करें। अग्रणी सतत विकास लक्ष्य SDG जिसे यूएन ने अडॉप्ट किया उसके अनुसार है वॉलंटरी लोकल रिव्यू जो कि भोपाल ने आगे आते हुए एक संकल्प लिया है कि वो सस्टेनेबल लाइफ को सपोर्ट करेगा और उसके लिए अपने इनिशिएटिव्स लेगा। भोपाल देश का पहला शहर जो ये संकल्प ले रहा है। स्वैच्छिक स्थानीय समीक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिसका विमोचन किया गया। हमारे बीच में उपस्थित माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास आदरणीय श्री भूपेन्द्र सिंह जी से आग्रह है कि आप अपना उद्बोधन दें। आज के कार्यक्रम के अवसर पर मध्य प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने वाले मध्य प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी, स्थानीय मंत्री भाई विश्वास सारंग जी, माननीय सांसद सुश्री प्रज्ञा जी,
माननीय विधायक श्रीमती कृष्णा गौर जी, माननीय महापौर श्रीमती माधुरी राय जी, हमारे पूर्व महापौर पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भाई आलोक शर्मा जी, नगर निगम भोपाल के अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी, हमारे मुन्नन भैया, तो पूरा नाम में तो मुन्नन भैया के नाम से रहा है, हमारे प्रमुख सचिव नगरीय प्रशासन श्री नीरज जी, कमिश्नर नगरीय प्रशासन श्री वलंत यादव जी, सभी हमारे सम्मानीय MIC के सदस्यगण, उपस्थित भोपाल के सभी गणमान्यजन, पत्रकार मित्रों, आज भोपाल के लिए एक बहुत बड़ी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मिल रही है। और ये जो आज यहाँ पर शुरुआत हो रही है, ये भोपाल के लिए मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। इसके माध्यम से 25 वर्षों तक मात्र ₹3.40 की दर पर भोपाल के नगर निगम को विद्युत प्रदाय होगा। अभी वर्तमान की स्थिति में लगभग 14 करोड़ रुपए पर ईयर की बचत होगी, और आने वाले समय में जब हम 25 साल की बात करते हैं तो ये जो बचत है ये 200-500 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। और मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि वो इस बारे में अगर अनुमति दे देंगे तो ये पूरे प्रदेश में हम सभी नगर निगमों में और सभी नगर पालिकाओं में करेंगे, तो इसका बहुत फायदा हमारे प्रदेश की जनता को होगा। नगर निगम और नगर पालिकाएं सक्षम बनेंगे। मध्य प्रदेश में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा नेतृत्व आज मध्य प्रदेश को मिला हुआ है। आज देश में सर्वाधिक विकास दर अगर किसी राज्य की है तो वो हमारा मध्य प्रदेश है, और उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इसका श्रेय जाता है। जो मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था कांग्रेस के समय में, आज वो मध्य प्रदेश देश के अग्रिम पंक्ति के जो 5 राज्य हैं, उन 5 राज्यों में हमारा मध्य प्रदेश खड़ा हुआ है। आज हम सब गौरवान्वित हैं कि देश के जो 5 राज्य ऐसे हैं जिनका बजट 3 लाख से ऊपर है, उन 5 राज्यों में आज हमारा मध्य प्रदेश भी है जिसका बजट 3,14,000 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से है। आज हमारा मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। आज समय लगेगा, पर ऐसी कोई योजना नहीं, चाहे वो स्वच्छता मिशन हो, हर योजना में अगर देश में आज मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी की जो इच्छा शक्ति है, और मैं तो कई बार मानता हूं या सत्यता भी है कि ईश्वर की अनुपम कृपा उनके ऊपर है। इतना परिश्रम की पराकाष्ठा, सुबह 6 बजे से लेके और रात के 2 बजे तक काम करने की एक सी गति। और हम लोग सोचते हैं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी में इतनी ऊर्जा और इतना सब कहाँ से आता है, बिना ईश्वर की कृपा के संभव नहीं है। और इसीलिए आज मध्य प्रदेश हर क्षेत्र में ऊंचाइयों को छू रहा है। आज देश में
सबसे कम बेरोजगारी दर है तो हमारे मध्य प्रदेश की। एक एक अगर हम गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा, पर नगरों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर नगर निगम का विजन तैयार कराया और स्वयं बैठकर पूरा विजन उसका सामने प्रेजेंटेशन देखा और प्रेजेंटेशन देखकर उस विजन के हर नगर निगम के, न केवल भोपाल के, प्रदेश के हर शहर में जितनी भी हमारी नगर निगम है वहां पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं गए और वहां पर जाकर पूरा विजन उस नगर निगम के विकास का देखा और उस विजन के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर हर शहर के विकास का विजन तैयार हुआ और जिस तरह से नगरों के विकास को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उस पर उनकी नजर रहती है, जानकारी पूरी रखते हैं और इसीलिए आज ये विकास, शहरों का समुचित विकास, समन्वित विकास आज मध्य प्रदेश में हो रहा है, भोपाल में हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी। अब जैसा कि आपसे हमने साझा किया था कि 21 मेगावाट सौर ऊर्जा और 15 मेगावाट पवन ऊर्जा के अनुबंध आज किए जाने हैं, तो आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल यहाँ उपस्थित होंगे और दोनों ही कंपनियां जिसमें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा परियोजना के अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। सामने जो आपके सामने जो चेयर्स हैं वहां पे अब ये अनुबंध हस्ताक्षरित होंगे। दोनों कंपनियों के साथ आदरणीय आयुक्त महोदय नगर निगम भोपाल श्री KVS चौधरी जी साइन कर रहे हैं अनुबंध और दोनों ही कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ इन अनुबंधों को साइन कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां दोनों अनुबंधों को साइन करेंगे। आप देख रहे हैं 21 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना, 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना। सौर ऊर्जा परियोजना रामपुरा तहसील जिला नीमच में स्थापित हो रही है और पवन ऊर्जा के लिए स्थान चिन्हित करेंगे खुद बिल्डर, उसके बाद उस पर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी से विनम्र आग्रह है कि कृपया रिमोट के द्वारा 21 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री जी रिमोट के जरिए वर्चुअल शुभारंभ करेंगे 21 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना का। और माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना का वर्चुअल शुभारंभ करें। 15 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना नगर निगम भोपाल बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय मंच कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। देवी सज्जनों, एक बहुत ही छोटी फिल्म के जरिए अब हम आपको इन दोनों ही परियोजनाओं के बारे में बता रहे हैं। आइए देखते हैं लघु फिल्म। भोपाल भारत के केंद्र में स्थित एक ऐसा शहर है जिसमें पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। इस यात्रा में भोपाल नगर निगम हमेशा से प्रयासरत रहा है। विकास की इस यात्रा में नगर निगम की प्रतिमाह करीब 1 करोड़ 20 लाख यूनिट की खपत होती है। वहीं दूसरी ओर बिजली के उत्पादन को लेकर चिंता ये भी है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत जैसे कि कोयला
ईंधन लगातार घटते जा रहे हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार के द्वारा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दिए जाने हेतु वर्ष 2022 में 100 गीगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी दिशा में मध्य प्रदेश शासन भी निरंतर कार्यरत है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए अपने वित्तीय भार को कम करने और पर्यावरण हितैषी सोच रखते हुए भोपाल नगर निगम देश का पहला ऐसा नगर निगम बनने जा रहा है जिसने कैपेटिव सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्लांट की स्थापना करने का निर्णय लिया है। सौर ऊर्जा के प्लांट की क्षमता 21 मेगावाट और पवन ऊर्जा प्लांट की क्षमता 15 मेगावाट है, जिससे बिजली की मांग पूरी की जा सकेगी। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से बिजली का उत्पादन 24 घंटे हो, इसके लिए सौर व पवन ऊर्जा की हाइब्रिड परियोजना स्थापित की जानी होती है। सौर ऊर्जा से सूर्य प्रकाश की उपलब्धता यानी सुबह से शाम तक और पवन ऊर्जा से शाम से सुबह तक बिजली का उत्पादन हो सकता है। इन दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 176 करोड़ रुपए है, जिसमें से नगर निगम भोपाल 58 करोड़ रुपए अंशदान के रूप में प्रदान करेगी और बाकी की शेष 118 करोड़ रुपए की राशि सफल निविदाकार द्वारा निवेश किया जाएगा। पवन ऊर्जा संयंत्र से वर्ष में लगभग 3 करोड़ यूनिट का उत्पादन होगा। ठीक इसी प्रकार से सौर ऊर्जा संयंत्र से वर्ष में 3 करोड़ 60 लाख यूनिट प्रति वर्ष का उत्पादन होगा, जिसका उपयोग नगर पालिक निगम के जलपूर्ति एवं सीवेज शोधन संयंत्र के संचालन में किया जाएगा, जिसके फलस्वरूप नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित होने वाली बिजली से प्रति वर्ष भोपाल नगर निगम को 14 करोड़ रुपए तक की बचत होना संभावित है। निगम द्वारा विद्युत दरों में होने वाली बचत का उपयोग नागरिकों के लिए अन्य विकास कार्यों में किया जा सकेगा। ऊर्जा के नए प्रकल्प उनकी शुरुआत का ये अवसर है। माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर आप बहुत बारीकी से देखते समझते हो तो उन्होंने चीजों को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाया। जिन चीजों के प्रति हमारी परंपराओं में आस्था थी, जल को हमने देवता माना, सूर्य को देवता माना, उन्हीं के लोकव्यापीकरण को उन्होंने प्रार्थना के साथ पूरी जनता के साथ साझा कर दिया। अब बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मध्य प्रदेश में साकार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश बदल गया है। यकीन ही नहीं होता, जिस प्रदेश की पहचान सिर्फ जनजातीय पहचानों के साथ जुड़ी हुई थी, आज वो सबसे ज्यादा तरक्की के साथ आगे बढ़ता हुआ प्रदेश है। ऐसे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को उनके उद्बोधन के लिए बहुत आदर के साथ हम आमंत्रित कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री और भोपाल की प्रभारी मंत्री कल्पना सिंह मस्तिष्क के धनी आदरणीय श्री भूपेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री लगातार प्रगतिशील स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने में है, आदरणीय भाई विश्वास सारंग जी, हमारी कर्मठ सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी, हमारी मेयर बहन मालती राय जी, गोविंदपुरा से लोकप्रिय विधायक आदरणीय श्रीमती कृष्णा गौर जी, हमारे पूर्व महापौर जिन्होंने स्वच्छता में भोपाल को नंबर 2 के स्थान पर लाकर खड़ा किया था, आदरणीय श्री आलोक शर्मा जी, भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भाई कृष्ण मोहन सोनी जी, मुनन, किशन जी, राजेश जी, भरत जी, MIC के सभी साथीगण, यहाँ उपस्थित भोपाल के सभी वरिष्ठगण जिनका भोपाल के विकास में बहुत उल्लेखनीय और अतुलनीय योगदान है। उनमें से एक डॉक्टर गोयनका का आज मैं नाम लेना चाहूंगा। जब भी कोई ऐसी जरूरत आती है कि हमको लगता है
तुरंत कदम उठाने की जरूरत है। कोविड आया तो एक बार बुला के हमने कहा कि चिराई में सबको भर्ती करेंगे। गोयनका जी ने कहा कि कोई चिंता की बात नहीं, रेट वेट भी हमने कहा तो पहले लोगों की जिंदगी बचाओ यार, रेट वेट तय कर लेंगे, बाद में वो रेट वेट की दिक्कतें भी हुई कुछ और अभी जब बीच में स्ट्राइक के कारण कोई दिक्कत आई थी और जब हमने कहा कि भाई लोगों की जिंदगी को खतरा है तो कुछ भी करना पड़ेगा, तो मैं लाव लश्कर एम्बुलेंस के तैयार थे। क्योंकि मैंने सामने देखा तो वैसे ऐसी कई हस्तियां यहाँ हैं जिन्होंने भोपाल के लिए और प्रदेश के लिए अतुलनीय योगदान दिया है। प्रिय बहनों और भाइयों, मैं भोपाल नगर निगम को बहुत बधाई देता हूँ। एक अद्भुत और अनोखी पहल आज भोपाल ने की है। ऐसे मध्य प्रदेश भी अब अपना बीमारू राज्य नहीं रहा, ये गुजरे जमाने की चीजें। मध्य प्रदेश बीमारू राज्य। आज मैं गर्व से कहता हूं अपने भोपाल के प्रिय बहनों और भाइयों के सामने कि जो बीमारू ये गुजरे जमाने की चीज हो गई। आज मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट पिछले साल 19.06% थी, देश में नंबर 1 थे हम, और इस साल उसके ऊपर 16%। मध्य प्रदेश की एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नंबर 1 है हम, क्योंकि एग्रीकल्चर ग्रोथ में 3%, 2.5% बहुत मानी जाती है। आप भरोसा करेंगे लगातार एक दशक तक 18% से ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट हासिल करने वाला प्रांत मध्य प्रदेश। कभी अन्न के भंडार देश के पंजाब हरियाणा बनते थे, लेकिन आज पंजाब हरियाणा को बीट करके मध्य प्रदेश नंबर 20 में भी 1 हो गया है। मैं आपको बताऊंगा फसलों का उत्पादन कितना बढ़ा हमारे, केवल अनाजों का 700%। 2005 में 700% बढ़ा। हम पहले लगभग 100 करोड़ मीट्रिक टन पैदा करते थे अन्न, अब 700 करोड़ मीट्रिक टन अन्न हम पैदा कर रहे हैं। अगर पर कैपिटा इनकम आप देखोगे तो जब हमने सरकार संभाली थी 11,000 रुपया, आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। अपनी जीएसडीपी का साइज हुआ करता था 70,000 करोड़ रुपया, आज मध्य प्रदेश की जीएसडीपी 15 लाख करोड़ को क्रॉस कर गई है। देश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले 3% के नीचे था, आज मध्य प्रदेश का योगदान है 4.6%। हमारा हिस्सा है अर्थव्यवस्था में देश की। और बजट के साइज के बारे में शायद विश्वास जी ने बताया, बजट का साइज जब हमने सत्ता संभाली तो बजट था 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2012 आ गया, और 2 लाख करोड़ क्रॉस करने में 2020 और 21 आया, लेकिन 3 लाख करोड़ हमने क्रॉस कर दिए 23 में। 3,14,000 करोड़ का बजट, और ये चारों तरफ आप देख रहे होंगे। मैं लंबा समय नहीं लूंगा। नर्मदा एक्सप्रेस वे, बिंद एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, चंबल के बिहार में आपने आज अखबारों में देखा होगा सफारियां हो रही है। सफारियां जहां कभी जाने से घबराते थे, 5 बजे के बाद निकल नहीं सकते थे। प्रज्ञा दीदी तो उस इलाकों को अच्छी तरह से जानती है। आजकल वहां सैलानी घूम रहे हैं टापुओं के बीचों में। अटल एक्सप्रेस वे वहां बनना है। गांव का विकास हो, शहर का विकास हो, सिंचाई की योजनाएं हो। अब आप भरोसा करेंगे 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई की पूरी व्यवस्था थी मध्य प्रदेश में। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला के हमने पहुंचा दिया 45 लाख हेक्टेयर, और 65 लाख हेक्टेयर पे हम लगातार काम कर रहे हैं। बिजली का उत्पादन कभी हुआ करता था 2900 मेगावाट, आज 28,000 मेगावाट बिजली उत्पादित कर रहे हैं। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैंने केवल एक पिक्चर आपके सामने इसलिए रखा, हम नहीं अब बीमारू रहने के लिए पैदा हुए, न बीमारू रहेंगे न गरीब रहेंगे। हिंदुस्तान का सबसे
बेहतर राज्य बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा। उस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। और ऊर्जा की बात, अगर हम बिजली की बात करें, ये बात सही है कि जीवाश्म ईंधन ने दुनिया में बड़ी तेज गति से प्रगति की। गाड़ियां चलने लगी, मशीनों के चक्के चलने लगे, कोयला हो, कच्चा तेल हो, जबरदस्त प्रगति की। लेकिन इस प्रगति ने कई चुनौतियों को भी जन्म दिया। कार्बन गैसों के उत्सर्जन के कारण आज आप देख रहे हैं मई में सावन और भादों का माह, कब बरस जाए अप्रैल में 15, इसके ठिकाने नहीं। और अभी तो एक महीने से लगातार रोज बारिश देख रहे हैं। अब ये क्यों हो रहा है? कभी बारिश, कभी बाढ़, कभी सूखा। कह रहे हैं कि जिस ढंग से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, आने वाले 2050 तक धरती के तापमान का सतत 2 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ेगा। ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का पानी का स्तर बढ़ेगा और कुछ शहरों के तो अस्तित्व पर ही संकट आ जाएगा। एक ने अनेकों बीमारियों की, एक ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कई तरह के खतरों को उसने जन्म दिया है। और इसलिए आज जरूरी है कि हम आने वाली पीढ़ियों को, धरती को आने वाली पीढ़ियों के रहने के लायक बचाए रखें। उससे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नवकरणीय ऊर्जा, उसको हम बढ़ावा देके कार्बन गैसों के उत्सर्जन को हम कम करें, पर्यावरण बचाने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी ने जो भारत का पुराना संदेश था, जिसको हमारे संतों ने दिया, ऋषियों ने दिया, आज पर्यावरणविद दे रहे हैं, वो यही था कि भाई देखो, प्रकृति का शोषण मत करो, प्रकृति का दोहन करो। शोषण और दोहन में अंतर है। अगर आम के पेड़ में फल लगे हैं तो फल तोड़ के खा लो, ये हुआ दोहन। लेकिन कुल्हाड़ी लेके आम के पेड़ के काट दो, ये हुआ शोषण। तो हमने प्रकृति का शोषण किया। धरती का पेट फाड़ के कोयला निकालो, खनिज निकालो, पानी निकालो। अभी गर्मी में हम तीसरी फसल आ रही, इस बार तो कम पानी निकालो, नहीं तो 1000 फुट नीचे भी लगाओ मोटर, निकालो पानी, निकालो पानी, निकालो पानी। तालाब धीरे धीरे खत्म होते चले गए, बहुत कम जगह बच पाए। इसलिए हमने जो किया उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। तो उसका परिमार्जन भी हमको ही करना पड़ेगा। और उसका एक बहुत सशक्त माध्यम है, हम जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम करें और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बढ़ावा दें, ताकि धरती बढ़ सके। ये नगर निगम भोपाल की ये जो पहल है, केवल भोपाल की नहीं थी, ये भारत को संदेश, क्योंकि पहला शहर ऐसा भोपाल बना है। अब पानी इनको रहना है पूरे शहर में, नर्मदा जी से पानी खींच के लाते हैं। अब वो थे जिनके बारे में विश्वास कह रहे थे, उन्होंने तो ये भी कह दिया था कि नर्मदा और छिपरा, किसी ने कहा मिलाओ, बोले इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता। और यहाँ आप उन्हें विश्वास, वो शब्द शायद कुछ गलत पड़ गया। उन्हें ये कहा था कि घी नहीं, शराब से ज्यादा महंगा पानी हो जाएगा नर्मदा का लाइन। अब वो जिसके जैसे संस्कार होते हैं बेचारे विश्वास उसको घी पे ले लिया। लोग कहते थे इम्पॉसिबल है, ये असंभव है, हो ही नहीं सकता है। हमने कहा असंभव शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। नर्मदा का पानी केवल भोपाल की धरती पर नहीं आया, पूरे मालवा में, पूरे निवाड़ में, गांव में नर्मदा जी का पानी लेकर। लेकिन हम नर्मदा जी का पानी खींचते तो बिजली लगती है, और ये बिजली कोयले से बनने वाली थर्मल पावर ना रहे, ये बिजली सौर ऊर्जा से मिल जाए, पवन ऊर्जा से मिल जाए। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमने अभियान चलाया कि हम नवकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करेंगे। एक जगह नहीं, कई जगह। दुनिया का सबसे बड़ा अवनीकरण में जब हमने उद्घाटन किया था, सोलर पावर प्लांट लगाया था रीवा में 750 मेगावाट का। उसके पहले एशिया का सबसे बड़ा लगाया हमने 135 मेगावाट का नीमच में। अब नीमच में लग रहा है, छतरपुर में लग रहा है, शाजापुर में लग रहा है, इसके बाद मुरैना में लगेगा। आपके अलग अलग इलाकों में
जहां जहां संभावना है सूरज से बिजली बनाने की, उन परियोजनाओं पे काम कर रहे हैं। अभी परसों में ओंकारेश्वर गया था, ओंकारेश्वर बांध में पानी भरा है, अद्भुत है। कितनी सुंदर चीजें हमारे मध्य प्रदेश में कहीं को कल्पना नहीं है। स्विट्जरलैंड का को जाना, बरसात के दिनों ओंकारेश्वर डैम चले जाओ, देखने वाले देखते ही रह जाते। उन्होंने जरा सा एक सेंटोसा बना दिया सिंगापुर में, पागल सेंटोसा देखो, अरे अपने हरमत नहीं चले जाओ, वहां जाके देखो 980 स्क्वायर किलोमीटर का बांध हमारा है, खूबसूरत आइलैंड उभरे हुए। लेकिन मैं बात कर रहा था ओंकारेश्वर की, वहां ओंकारेश्वर के बांध के पानी की सतह पे हम सोलर पैनल बिछा रहे हैं। सोलर पैनल बिछा के सूरज से हम बिजली बनाएंगे और पानी बचाएंगे, क्योंकि अगर सोलर पैनल ऊपर ना होती तो पानी भाप बन के ज्यादा उड़ जाता। पानी को भाप नहीं बनने देंगे और सीधे सोलर की बिजली हमको मिल जाएगी, आम के आम गुठलियों के दाम। ये सबसे बड़ा दुनिया का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहीं बन रहा है तो अपने ओंकारेश्वर में बन रहा है, उसका काम प्रारंभ हो गया है। तो ये तरीके हमको निकालने पड़ेंगे और इसलिए आने वाला जो समय है पर्यावरण को ठीक करने का सारे उपाय करने पड़ेंगे। मैं पेड़ लगाता हूँ रोज 3 पेड़, तो ये केवल नाटक थोड़ी है, न कर्मकांड, एक संदेश है कि रोज मत लगाओ, जन्मदिन के दिन लगा दो भाई। अगर अपने जन्मदिन के दिन 8.5 करोड़ मध्य प्रदेशवासी पेड़ लगाने लगे तो 8.5 करोड़ तो वैसे लग जाएंगे, और फिर मैरिज एनिवर्सरी पे लगा दो थोड़े और बढ़ जाएंगे, माता जी पिताजी की स्मृति में लगा दो कुछ और बढ़ जाएंगे। ये तरीके हैं पर्यावरण को बचाने के। लेकिन भोपाल नगर निगम ने अद्भुत योजना बनाई है। ये दिन में सूरज से बिजली बनाएंगे और रात में सूरज की बिजली नहीं बनेगी तो रात में ये हवा से बिजली बनाएंगे। और मैं सच कहता हूं, आपकी ये योजना एक नई दिशा देगी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए। इसलिए नगर निगम की पूरी टीम को और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को, भूपेन्द्र जी को, विश्वास की पूरी टीम को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये तरीके हमको निकालने पड़ेंगे। अब मेरे मन में एक दो बात है भोपाल के बारे में। अपना भोपाल पढ़ रहा है, अभी बात आई, ये जमाना था जब सड़कों के लिए पैसा नहीं करता था। हमने पहले मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना बनाई, फिर पता चला बड़ी बड़ी सड़कें तो बन रही है लेकिन अंदर कॉलोनियों में करते हैं, तो हमने कायाकल्प अभियान चलाया और वो पैसे आवंटित किए, अंदर की सड़कें भी ठीक करो। यहाँ फ्लाईओवर बन रहे हैं, ओवर ब्रिज बन रहे हैं, एलिवेटेड रोड बन रहे हैं, उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन भोपाल को एक आइडियल सिटी के रूप में देखता हूँ। अच्छा, मैं खुद ही भोपाली हूँ तो भोपाल से तो स्नेह स्वाभाविक है। भोपाल की हर गली में मैंने साइकिल चलाई है, आप में से कई को पता होगा, हर गली में साइकिल चलाई है। लोहा बाजार हो, चौक हो, जुमेराती हो, मंगलवारा हो, भारत टाकी वाला रोड अपना हो। वहां से फिर कॉलेज में जब हम काम करते थे विद्यार्थी परिषद का, तो एमबीएम से शुरू करते थे, सेफिया चले गए, फिर साइकिल से हमीदिया कॉलेज चले गए, उसके बाद एमएसटी तक, एमएसटी की चढ़ाई भी साइकिल से चढ़ जाते थे। तो भोपाल अपना सचमुच में अद्भुत है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है और इसलिए इंसान नहीं, टाइगर भी प्यार करते हैं भोपाल को। कई बार शहर में उसके दाढ़ नहीं लगते, शहर तक 10 तक दे देते हैं। हमको कुछ चीजों में और 2 चीजें, एक स्वच्छता के मामले मैं चाहता हूं भोपाल में परे, और अगर नागरिक तय कर लें, इंदौर में क्या, इंदौर में नागरिकों ने तय कर लिया, इंदौर की इज्जत का सवाल, भोपाल की इज्जत का सवाल बनाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, हमें कौन सी कमी है। हमको स्वच्छता के मामले में इस बार जी जान से जुट के स्वच्छता में भोपाल को नंबर 1 बनाना चाहिए। ये चैलेंज भोपाली स्वीकार करें। बोले तैयार हैं? अरे जोर से बताएं, तैयार हैं? हम लोग संकल्प करें, कैसे नहीं होगा अपना भोपाल, क्या कमी, बेहतर शहर है। कई जगह अपने सीमेंट कंक्रीट का जंगल भी नहीं बनने दिया। बीच में स्मार्ट सिटी के नाम पे कोशिश हुई थी कि तुलसी नगर उधर भी मल्टी बना देने, यहाँ मल्टी नहीं बनेगी, खुली हवा में भी सांस लेने दो भोपाल। तो एक हम, दूसरा हम इस बात की शुरुआत, देखो सांची सबसे पहले दुनिया का, मतलब दुनिया के नहीं, मध्य प्रदेश की
और भारत की सोलर सिटी 100% बनी तो सांची बनी है। सांची में लगभग काम पूरा हो गया है, हर घर बिजली सोलर से देने वाले हैं। क्या भोपाल में हम तय कर सकते हैं? लीडरशिप हमारी बैठी है, हमारे सारे ऐसे लोग जो भोपाल को चलाते हैं ठीक दिशा में, वो साथी भी बैठे हैं। हम तय करें कि भोपाल को हम राजधानी के साथ साथ ऊर्जाधानी भी बनाएंगे, सोलर से हम रोशन करेंगे घरों को। मैं नहीं कहते एक साथ सारे घर बनाएंगे, लेकिन नगर निगम बैठे नागरिकों को बुलाए और ये तय करें कि हम 1 लाख को पहले करेंगे। 1 लाख तय कर लीजिए, वहां के सारे कार्यालय हो, बाकी सारी दुकानें हो, बाकी सारे मकान हो। जब सांची वाले कर सकते हैं, सांची वाले छोटा शहर है, आसान है, तो सांची वाले कर सकते हैं तो भोपाल वाले क्यों नहीं कर सकते? सांची छोटा है, क्षमताएं भी छोटी है, भोपाल बड़ा है, क्षमताएं भी बड़ी है। हम सब संकल्प करें, हमारा घर सबसे पहले सोलर करेंगे और हम ठान लेंगे एक बार हवा चल पड़ेगी सोलर की तो धीरे धीरे हो जाएगा दुनिया में। फिर देखिए भोपाल की स्थिति क्या बनती है। लेकिन संकल्प अगर करें तो असंभव कुछ नहीं है। हम विचार करते हैं, सोचते हैं और करते हैं तो हो जाता है। अगर डरते तो नहीं होगा। हम डरे ना, हम करें। भोपाल में वो क्षमता है कि अद्भुत चमत्कार करके दिखा सकता है। अभी नगर निगम ने किया है, अब नगर निगम सरकार और जनता और समाज सेवी संगठन मिलके करें। और मुझे लगता है कि ऐसे ही कदम दुनिया को बचाएंगे। और नहीं तो ये जो जिस ढंग से पर्यावरण बिगड़ रहा है, हम तो जी लेंगे, लेकिन क्या हम इतने स्वार्थी जो हमारी सोचे? आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा? 50 साल बाद जो धरती पे आएंगे, 100 साल बाद जो धरती पे आएंगे, हमारे बच्चे, उनका क्या होगा? क्या धरती रहने के लायक बचेगी? हम सबको जो सोचते हैं, जो विचार करते हैं, जो समझते हैं, इसकी चिंता करनी होगी। लेकिन फिलहाल तो मैं इस पहल के लिए एक बार फिर अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, नगर निगम भोपाल को, यहाँ बैठी पूरी टीम को और इस काम में लगे सारे मित्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अनोखी पहल के लिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। समय है आपको अपनी आत्मीय स्मृतियां सौंपने का। माननीय महापौर जी से विनम्र आग्रह है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्री महोदय श्री भूपेंद्र सिंह जी, माननीय मंत्री महोदय श्री विश्वास सारंग जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। राजा भोज की प्रतिमा हम आदर के साथ स्मृति चिन्ह के तौर पर भोपाल नगर निगम की ओर से आपको भेंट कर रहे हैं। नगर पालिका निगम परिषद अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से विनम्र आग्रह है, आप माननीय सांसद महोदया साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, माननीय विधायक महोदया श्रीमती कृष्णा गौर जी, आदरणीय पूर्व महापौर भोपाल श्री आलोक शर्मा जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और दूसरी तरफ MIC सदस्य श्री राजेश गोरानी जी से विनम्र आग्रह है कि आप आदरणीय अध्यक्ष भोपाल विकास प्राधिकरण माननीय श्री कृष्ण मोहन सोनी जी तथा आयुक्त नगरीय प्रशासन श्री भरत यादव जी को स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। औपचारिक रूप से आभार के 2 शब्द कहने के लिए आदर के साथ आमंत्रित हैं आयुक्त नगर पालिका निगम भोपाल श्री KVS चौधरी जी। माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी, नगरीय विकास मंत्री जी भूपेंद्र जी, शिक्षा मंत्री जी विश्वास सारंग जी, महापौर महोदय और उपस्थित सभी गणमान्य जनप्रतिनिधिगण, नागरिकगण, मैं सबको नगर निगम भोपाल की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का गौरव बढ़ाया और नगर निगम को काम करने के लिए हौसला दिया। धन्यवाद। थैंक यू सर।